हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फोकस फॉर फाइनेंस में, जहाँ स्टडी होती है स्मार्ट तरीके से और सक्सेस मिलती है स्ट्रैटेजी से। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं AC3 हिंदी रिव्यू सेमेस्टर 3 2023 और 27 बैच के। तो 15 अंक वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग लेकर आए हैं। ये सारे प्रश्न यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं ताकि आप एग्जाम में सीधा लिख सको, बिना सोचे बिना रुके। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने कवर किया था 1 अंक वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर हमारे चैनल पे जाकर एक बार जरूर देख लें, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, ज्ञापन लेखन क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञापन, जिसको कि हम लोग मेमो कहते हैं, तो ज्ञापन एक प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी कार्यालय, संस्था, विभाग आदि के अंदर सूचना या निर्देश देने के लिए लिखा जाता है। यह औपचारिक होता है और इसका उद्देश्य त्वरित जानकारी देना होता है। मतलब कि ज्ञापन या मेमो एक आधिकारिक सूचना होती है जो संस्था के भीतर कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम लोग लिखेंगे पॉइंट वाइज कि स्पष्ट, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण भाषा। दूसरा है, कोई अनावश्यक विवरण नहीं होता है। तीसरा, शीर्षक, तिथि, विषय, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता की जानकारी स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है, यह कार्यालय के भीतर ही प्रयोग होता है, ठीक है। और ज्ञापन का उदाहरण, तो ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कार्यालय अधीक्षक, उसके बाद जो भी डेट रहता है वो लिखते हैं, जैसे मैंने 10 जुलाई 2025 लिखा हुआ है। उसके बाद संदर्भ, तो समय पालन हेतु सूचना, तो सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय में उपस्थिति समय पर अनिवार्य है। बार बार देर से आने वाले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो ये एक मतलब होता ना नोटिस टाइप का वो है, ठीक है। तो वो जैसे हम लोग स्कूल में भी दिखा रहता था कि वहाँ स्कूल में नोटिस बोर्ड में लिखा रहता था कि इतना टाइम पे आना है, इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से ये भी ज्ञापन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो और यहाँ पे प्रेषक मीन्स जो वहाँ के कार्यालय अधीक्षक है, तो उनका नाम लिखा गया, जैसे मैंने लिख दिया है रैंडमली, राकेश कुमार कार्यालय अधीक्षक, ठीक है। तो ये है आपका ज्ञापन का उदाहरण, ठीक है। और अब इसका हम लोग ज्ञापन का निष्कर्ष लिखेंगे। तो ज्ञापन एक तेज, प्रभावी एवं संक्षिप्त आधिकारिक संप्रेषण विद्या है जिसका उद्देश्य सूचना को शीघ्रता से पहुंचाना है, ठीक है। कोई भी सूचना को बहुत जल्द ही पहुंचाना है उनके एम्प्लॉयज के थ्रू या फिर और भी जो भी है उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट है, पल्लवन लेखन की परिभाषा, विशेषताएं और उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है, पल्लवन लेखन का अर्थ है किसी कथन, विचार या शुक्ति को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना। इसमें दिए गए वाक्य को केंद्र मानकर विस्तार, उदाहरण एवं तर्कों द्वारा एक व्यवस्थित अनुच्छेद तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जब हमें एक विचार या कथन को विस्तार देना हो तर्कों और उदाहरणों के साथ, तो उसे पल्लवन लेखन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका विशेषताएं है, दिए गए कथन से विषय की गहराई में जाना, ठीक है। विचारों की तार्किक श्रृंखला, उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। नेक्स्ट है, अंत में निष्कर्ष देना। तो ये है आपका एक पल्लवन का मतलब प्रॉपर जो बोलते हैं जैसे पल्लवन लिखा जाता है, ठीक है। आपको कोई कथन दिया गया है, उसमें आपको उसके प्रति जो भी कथन दिया गया वो आपको गहराई में उसको जानना है, ठीक है। और उसका जो विचारों की तार्किक श्रृंखला, मतलब अपना दिमाग लगा करके, ठीक है। और उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना और अंत में निष्कर्ष देना। तो ये इसका उदाहरण लेकर आई हूँ। इसका उदाहरण जो कथन दिया गया है वो है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो इसका पल्लवन लिखा जाएगा। उसके बाद लिखेंगे, कोई भी कार्य कठिन नहीं होता यदि उसे लगन, ईमानदारी और मेहनत से किया जाए।
परिश्रम से न केवल लक्ष्य प्राप्त होते हैं बल्कि आत्मसंतोष भी मिलता है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ने मेहनत से ही सफलता पाई है, इसलिए कहा गया है परिश्रम परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो देखा ये आपको कथन ऐसे दिया गया है और आप लोग जो है उसको मतलब आपको लिखना है, पल्लवन ऐसे लिखने को दिया नहीं जाएगा वहाँ पे एग्जाम में, आपको उदाहरण के साथ लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण लेखन की विधि समझाइए तथा एक उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं। संक्षेपण लेखन का अर्थ है किसी दी गई जानकारी को कम शब्दों में परंतु मूल भाव को बनाए रखते हुए प्रस्तुत करना। इसमें विषय को गहराई से समझकर मुख्य बिंदुओं को चुना जाता है। तो देखिए जैसा कि इसमें लिखा गया है, संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण लेखन का अर्थ क्या है और इसका उदाहरण देना। ठीक है, तो संक्षेपण लेखन का अर्थ होता है किसी दी गई जानकारी को, ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से जानकर और उसको कम मतलब क्या बोलते हैं कम शब्दों में पर लेकिन जो उसका मेन कारण है वो और बिंदुओं के साथ उसको मतलब लिखा जाना, गहराई से समझकर मुख्य बिंदुओं को चुना जाता है। ठीक है, संक्षेपण की विधि, पहला है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है, जो गद्यांश दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। सेकंड है मूल विचारों को पहचानना और जो उसका मेन पॉइंट्स है उसको पहचानना। ठीक है, और तीसरा है अनावश्यक विवरण हटाना, जो मतलब इधर उधर की बातें की गई उसको हटाकर जो मेन मुद्दा है उस पर फोकस करना। चौथा है अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप देना। ठीक है, तो अपने शब्दों में जो आप समझे हैं उससे उस गद्यांश से उसमें उसको अपना रूप देना। ठीक है, तो उदाहरण का गद्यांश, उदाहरण दिया हुआ है, गद्यांश लिखा गया है, जल हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, किंतु आज इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। हमें जल संरक्षण के प्रति सजग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग संक्षेप में कैसे लिखेंगे, इसका है संक्षेप में लिखेंगे, जल जीवन का स्रोत है लेकिन इसके दुरुपयोगों से संकट बढ़ रहा है, हमें जल संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपको संक्षेप में लिखा गया और ये इसका गद्यांश दिया गया, तो आप जो इसका मेन मुद्दा है वो पकड़िए और लिखिए। ठीक है, इधर उधर की बातें को मत लिखिए, तो संक्षेप इसको कहते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक पत्र का स्वरूप समझाइए तथा एक पत्र लिखिए, और इसका जो विषय दिया गया है वो है महाविद्यालय में वाईफाई सुविधा की मांग हेतु पत्र। ठीक है, तो औपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे किसी अधिकारी, संस्था, कार्यालय आदि को किसी मांग, सूचना या शिकायत हेतु लिखा जाता है। इसकी भाषा शुद्ध, तटस्थ और विनम्र होती है। तो इसका जो स्वरूप है वो है सबसे पहला प्रेषक का पता, तो जो लिख रहा है उसका पता लिखना। ठीक है, और तिथि, डेट लिखना है। तीसरा है प्राप्तकर्ता का विवरण। चौथा है विषय, और पांचवा है पत्र का मुख्य भाग। ठीक है, विषय के बाद हम लोग को मुख्य भाग लिखना है, उसके बाद अंत में आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा या फिर जो भी आदि। पत्र का उदाहरण जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे सेवा में प्राचार्य, हम लोग प्राचार्य को लिख रहे हैं तो लिखेंगे सेवा में प्राचार्य XYZ महाविद्यालय, आप चाहे तो कोई भी महाविद्यालय का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग झारखंड, हम लोग यहाँ पे वेब्यू भी लिख सकते हैं, है ना। तो विषय है वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र, तो एक लाइन छोड़कर हम लोग लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का तृतीय सेमेस्टर का छात्र या छात्रा हूँ। हमारे महाविद्यालय में वाईफाई की सुविधा नहीं है, जिससे हमें अध्ययन सामग्री पाठ्यक्रम आदि तक पहुँचने में कठिनाई होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यार्थियों के हित में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आपकी कृपा हेतु कृतज्ञ रहूंगी। सादर और अपना नाम। ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा। तो औपचारिक पत्र इसे कहते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र का ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग जान गए, जैसे कि इसमें सबसे पहले लिखना है सेवा में पता वगैरह सारा कुछ लिखना है। उसके बाद विषय लिखना है। उसके बाद फिर आपको उसका मुख्य जो पॉइंट है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद वही निष्कर्ष टाइप का लिखना है। उसके बाद फिर आपकी आज्ञाकारी जो भी है वो लिखना। तो अब बढ़ते हैं अगले 4 सवालों की तरफ, जिनमें शामिल है निबंध लेखन, सूचना लेखन, संवाद लेखन और वाक्य संशोधन जैसे टॉपिक्स, जो हमेशा एग्जाम के 15 मार्क सेक्शन में पूछे ही जाते हैं। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो है हिंदी भाषा का महत्व विषय पर निबंध लिखिए। तो ये टॉपिक दिया गया है हिंदी भाषा का महत्व, तो उसमें हम लोग को निबंध लिखना है। तो जैसे कि निबंध का जो फॉर्मेट होता है वो होता है, सबसे पहले हम लोग को उसका भूमिका लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें भूमिका के प्रकार में लिखा गया है हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यह भाषा हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान को दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे भूमिका हो गया, और वो लिखेंगे इसका मुख्य भाग। इसका जो मुख्य भाग है वो है हिंदी भारत के 22 राज्यों में बोली समझी जाती है। यह संपर्क की सशक्त भाषा है जिसे शुद्धता, सरलता और प्रभाव के लिए जाना जाता है। शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, मीडिया, सिनेमा और संचार के क्षेत्र में इसका योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे हिंदी का वैश्विक महत्व भी बढ़ा है। विदेशों में हिंदी सिखाने वाले केंद्र स्थापित है। गूगल, अमेज़न जैसे वैश्विक कंपनियां भी अब हिंदी को सपोर्ट कर रही है। और अब इसका हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, हमें हिंदी को केवल भाषा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के रूप में अपनाना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार करना हर भारतीय का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा निबंध लिखा है, लेकिन आप लोग को थोड़ा लेंथी में लिखना है, ठीक है। तो लेकिन इसी फॉर्मेट लिखना है, पहले जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसका भूमिका लिखना है, उसके बाद मुख्य पॉइंट लिखना है, उसके बाद सबसे नीचे निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो हमारे सेमेस्टर 3 के रिगार्डिंग दिया गया है उसे जाकर देखें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूचना लेखन की परिभाषा दीजिए एवं एक उदाहरण लिखिए। तो सूचना लेखन का अर्थ है किसी घटना, कार्यक्रम या निर्णय की विद्यालय, कार्यालय या सार्वजनिक स्थल पर सूचना देने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो सूचना यानी नोटिस। तो जैसे कि हम लोग के स्कूलों में या फिर कॉलेजों में जो नोटिस जारी किया जाता है तो वो किस प्रकार होता है, आप लोग उसको नोटिस क्या कीजिए कि सबसे पहले हम लोग को उसमें डेट लिखा जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा जाता है। तो इसका सूचना लेखन की विशेषताएं, शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा है तिथि, समय, स्थान उल्लेखित हो। तीसरा है भाषा संक्षिप्त एवं औपचारिक हो। तो जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे सूचना का। सबसे पहले हम लोग को लिखना है ऊपर में सूचना, नोटिस, ठीक है। उसके बाद डेट लिखना है। उसके बाद सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि 10 जुलाई को महाविद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। समय प्रातः 10 बजे से, और स्थान महाविद्यालय सभागार। सभी छात्र छात्राएं समय पर उपस्थित रहें। संयोजक सांस्कृतिक समिति बीबीयू, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सूचना का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को उसमें दिनांक लिखना होगा, जो डेट है। उसके बाद जो आपको जो नोटिस देना है, चाहे वो कहीं भी हो, विद्यालय में हो, कर्मचारियों को हो, कहीं भी हो, तो उसमें इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन में। संवाद लेखन क्या है, एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संवाद लेखन में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप को जीवंत और वास्तविक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रश्न और शैली का प्रयोग होता है। तो संवाद लेखन यानी जो हम लोग बोलते हैं, कन्वर्सेशन, ठीक है, जो हम लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं वही होता है संवाद लेखन, ठीक है। तो ये एक काल्पनिक है, मतलब आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा और आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, ये नहीं कि इधर उधर के बातें लिख दो, ऐसा नहीं करना है। जो टॉपिक दिया गया है वो उस संवाद लेखन में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो संवाद लेखन की विशेषताएं, तो वार्तालाप स्वाभाविक हो, इधर उधर का ना हो, ठीक है, स्वाभाविक वार्तालाप हो। भाषा सरल और बोलचाल की हो, जैसे नॉर्मल में बोलचाल की भाषा जो यूज करते हैं वो भाषा से लिखा गया हो, ठीक है। संवाद से विषय स्पष्ट हो, जो विषय आपको दिया गया है वो विषय स्पष्ट हो, ठीक है। तो एक उदाहरण दिया गया है कि पुस्तकालय में छात्र और लाइब्रेरियन के बीच संवाद।
ठीक है। तो छात्र बोलता है, नमस्ते सर, क्या मुझे हिंदी साहित्य की नई पुस्तक मिल सकती है? तो लाइब्रेरियन कहता है, हाँ बिल्कुल, कौन सी कक्षा के लिए चाहिए? तो छात्र बोलता है, स्नातक तृतीय सेमेस्टर के लिए। तो लाइब्रेरियन बोलता है, ठीक है, सेमेस्टर में एंट्री कर दो, सॉरी। तो लाइब्रेरियन बोलता है, ठीक है, रजिस्टर में एंट्री कर दो और अलमारी संख्या 5 से ले लो। छात्र बोलता है, धन्यवाद सर। लाइब्रेरियन बोलता है, पढ़ाई अच्छे से करना। ठीक है, तो ये देखिए लाइब्रेरियन और छात्र के बीच जो संवाद हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को लिखना है। संवाद लेखन ऐसा दिया जाएगा, आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि इन दोनों के बीच संवाद लेखन लिखिए, तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न वाक्य संशोधित कीजिए तथा कारण स्पष्ट कीजिए। तो वह बाजार गई था, तो ये कैसा शब्द है भाई? तो इसको हम लोग सही से लिखेंगे, वह बाजार गई थी। ठीक है, तो ये कौन सा कर्ता है? तो ये स्त्रीलिंग है और ये कर्ता के लिए थी लगेगा। ठीक है, मैंने चाय पीती हूँ, ये तो हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग सही करके लिखेंगे, सही में लिखेंगे, मैं चाय पीती हूँ। तो ये जो है वर्तमान काल में हो रहा है, मैं चाय पीती हूँ, इसमें इसलिए मैं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मैं चाय पी दूँ, या फिर हम लोग अगर बोलेंगे मैंने चाय पिया था, तो ये हो गया भूतकाल, मैंने चाय पिया था, मैंने पिया था। ठीक है, तो अब लिखेंगे, बच्चों स्कूल जा रहा है, तो इसमें इसका सही होगा बच्चा स्कूल जा रहा है, तो ये वचन का अशुद्ध प्रयोग है। ठीक है, और भी हम लोग इसको शुद्ध करके लिखेंगे। सीता ने आम खाई, तो सीता ने आम खाया, क्योंकि ये जो आम होता है वो पुल्लिंग होता है, इसलिए हम लोगों ने लिखा है सीता ने आम खाया। वह खेल रही है नहीं होगा, यहाँ पे होगा वह खेल रही है। ठीक है, एक वचन करता है ये। ठीक है, अगर होता कि वह खेल वो मतलब अगर ये द्विवचन होता या फिर बहुवचन होता, एक से अधिक होता, तो वहां पे है का यूज होता। देखिए वहां पे छोटा सा बिंदु का कितना बड़ा महत्व है। ठीक है, तो एक वचन करता है इसलिए है लगेगा, वह खेल रही है। तो दोस्तों ये थे AC3 हिंदी के 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, जो आपके आने वाले सेमेस्टर 3 एग्जाम में सफलता के लिए की रोल निभाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका PDF नोट्स या मॉक टेस्ट सीट भी तैयार करूं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको PDF चाहिए या नहीं। ठीक है, और अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि हाँ मुझे PDF चाहिए। ठीक है, और हाँ, अगली वीडियो में हम करने वाले हैं रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें मैं बताऊंगी 15 अंक में आंसर कैसे लिखे ताकि फुल मार्क्स मिले। ठीक है, और हाँ, मेरे चैनल पे एग्जाम में कैसे लिखा जाता है वो भी आपको उसका पूरा ट्रिक बताया गया है। ठीक है, तो एक बार प्लीज हमारे चैनल पर जाके हमारे वीडियोस को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप एग्जाम से पहले कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।